टुनटुनी ससुराल में बहुत से सपने सजा कर आई थी। सोचा था बंटी की नौकरी है, अच्छा घर है, जो तंगी मायके में देखी है वो ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की 2 बहनें और माँ है, पिताजी थे नहीं, ससुराल में राज करूंगी। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, मगर एक दिन पता चला कि बंटी की नौकरी छूट गई। सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करें बंटी, कहाँ से खर्चा चलेगा? अभी तुम्हारी 2 जवान बहनें भी कुंवारी हैं, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी, कैसे होगा सब? क्या करूं टुनटुनी, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गए मगर बंटी को कहीं काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी को एक बेटी हुई। टुनटुनी की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। बंटी, अब हमारी बेटी हो गई है, अपनी इच्छाएं तो मैं मार भी लूं, पर बच्चे की जरूरतें वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। जानता हूँ, कोशिश कर तो रहा हूँ। और 1 साल बाद टुनटुनी ने एक और बेटी को जन्म दिया। बंटी की माँ बोली, बंटी, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, मगर बेटा अभी दूसरी भी है, उसका क्या होगा? माँ, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूँ, दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ, पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा। बंटी, बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हो, हमारी भी 2 बेटियां हो गई है, उनके लिए क्या बेचोगे? टुनटुनी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि मैं अब ठेला लगाऊंगा? ये मुझसे नहीं होगा। टुनटुनी रोने लगी और बोली, तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए 10 रुपए के अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां दाने के लिए रोती रहती हैं। क्या पानी से उनका पेट भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हो, या मुझे ही काम करना पड़ेगा? नहीं, हमारे घर की बहू बेटी बाहर काम नहीं करती। टुनटुनी बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की शादी भी हो गई। अब तो रोज ही बंटी और टुनटुनी के बीच में लड़ाई रहने लगी। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली। टुनटुनी के सारे सपने टूट गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब जिम्मेदारी टुनटुनी के सर पर थी। बूढ़ी सास अपनी 2 बेटियां और घोंसले का किराया। कुछ आसपास के पक्षी गरीब समझकर बच्चियों को पुराने कपड़े और खाना देकर मदद कर दिया करते थे। टुनटुनी अपनी सास से बोली, माँ, 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियां भी गरीबी में दिन गुजारे। मगर तू करेगी क्या बहू? अपना कुछ काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई तो मदद कर ही देगा। टुनटुनी ने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने कोई मदद नहीं की। सब ये सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से चुकाएगी। मायके से भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। टुनटुनी निराश हो गई और दुखी होकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, पर इतने पैसों में क्या काम करूं? एक दिन उसे उसके ही जंगल का एक चिड़क गोलू मिला। वो टुनटुनी की शादी से पहले टुनटुनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन उससे कभी कुछ कह नहीं पाया था। अरे टुनटुनी, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? गोलू, मैं ठीक हूँ, यहाँ पास में ही मैं किराए पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी करते थे, फिर किराए पर कैसे? मेरे पति नहीं है, नौकरी छूट गई, घर बिक गया, बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 1000 रुपए हैं, उसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग है और मेरी 2 बेटियां भी है, कोई सहारा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम? इतनी चिंता मत करो टुनटुनी, तुम चलो मेरे साथ। गोलू उसे चूड़ियों की थोक रेट वाली दुकान पर ले गया।
ये मेरी ही दुकान है टुनटुनी। फ्री में देकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए ये 1000 रुपए की चूड़ियां दे रहा हूँ। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, पर मैं तुम्हें ये आधे रेट में दे रहा हूँ। लेकिन तुम इन्हें 20 रुपए दर्जन बेचना। ये बहुत सुंदर चूड़ियां हैं। पहले कम बेचना और जैसे ही मुनाफा दिखाई दे 30 रुपए दर्जन बेचना। टुनटुनी बहुत खुश हुई। उसकी सारी परेशानी का हल जो उसे मिल गया था, वो चूड़ियाँ बेचने लगी। चूड़ी ले लो, चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, सुहागों वाली चूड़ी ले लो। वो डाल डाल जाकर चूड़ियाँ बेचती और बीच बीच में आकर अपनी बेटियों को भी देख लेती। आसपास के पक्षी उसे गरीब समझकर मोल भाव भी नहीं करते। सबको उसकी चूड़ियाँ पसंद आने लगी और उसकी खूब बिक्री होने लगी। चूड़ियाँ तो टुनटुनी के पास ही सुंदर होती हैं, उसी से खरीदेंगे। तीज त्योहार पर और शादियों में चूड़ी पहनाने के लिए उसे ही बुलाया जाता था, जिसमें उसकी कमाई अच्छी हो जाती थी। इस तरह 1 साल गुजर गया। टुनटुनी के अच्छे दिन आने लगे। टुनटुनी गोलू से बोली, गोलू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं आज अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ये तो तुम्हारी मेहनत है टुनटुनी, मैंने कुछ नहीं किया। जितनी मेहनत करोगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। किसान की पत्नी अपनी बकरी का दूध निकाल रही थी। मेरी प्यारी बकरी, जल्दी से मुझे दूध दे दो, अभी घर की सफाई भी करनी है और पति जी के लिए भोजन भी बनाना है। मालकिन, आप किसी को काम पर रख ले, इस तरह आपके काम कम हो जाएंगे। हाँ, वैसे बात तो ठीक है तुम्हारी। गोरी कवि पेड़ पर बैठी सब सुन रही थी। गोरी कवि किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है, क्या आप मुझे अपने काम पर नहीं रख सकती? कवि, मेरे घर के बहुत काम होते हैं, तुम भला कैसे करोगी सारे काम? नहीं माँ जी, मुझे सारे काम करने आते हैं, बर्तन, झाड़ू, पोछा मैं सब कर लेती हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम कल से काम पर आ जाना। गौरी खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। क्या बात है गौरी, बड़ी खुश हो आज। हाँ कालू जी, मुझे काम मिल गया है, अब भोजन की कोई चिंता नहीं हुआ करेगी। फिर गौरी कवि कालू कवि को सारी बात बताती है। सुबह हो जाती है और गौरी कवि किसान के घर पहुंच जाती है। वाह कवि, तुम तो समय पर पहुंच गई। हाँ किसान की पत्नी जी, मैं शाम तक आपके सारे काम कर दूंगी। गौरी कवि बर्तन धोने बैठ जाती है। गौरी कवि बर्तन धो रही थी कि किसान का बेटा वहां आ जाता है, साथ उसका दोस्त भी था। देखो इस काली कवि को, ये हमारे घर काम करती है, इसकी चोंच देखो, काली कवि की काली चोंच। किसान का बेटा और उसका दोस्त हंसने लग जाते हैं। प्यारे बच्चों, मैं एक कवि हूँ और इस दुनिया में हर कवि का रंग काला है, ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते। देखो ये कैसे बोलती है। दोनों फिर से हंसने लगते हैं। गौरी कवि को बहुत बुरा लगता है। चलो आओ दोस्त, हम खेलने चले। दोनों वहां से चले जाते हैं। ये किसान का बेटा कितना बुरा है। गौरी कवि शाम तक सारा काम कर देती है। किसान की पत्नी जी, मैंने सारा काम कर दिया है। ठीक है कवि, अब तुम चली जाओ। गौरी कवि वापस घर जा रही थी। रास्ते में गौरी कवि को रानो चिड़िया मिलती है। कैसी हो रानो? शुक्र है गौरी बहन, मैं ठीक हूँ। रानो, तुम्हारा रंग तो कितना सुंदर है, एक मेरा रंग है काला। आप ऐसा क्यों कह रही हैं गौरी बहन, आप पर यही रंग जचता है। रानो, तुम कितनी अच्छी हो। गौरी बहन, आप कहाँ से आ रही हो? वो रानो, मुझे किसान की पत्नी ने काम पर रख लिया है, मैं अब उसके घर काम करती हूँ। ये तो अच्छी बात है, घर में फ्री रहने से अच्छा है कि कोई काम कर ले। हाँ रानो, अच्छा मैं बहुत थक गई हूँ, अब चलती हूँ। गौरी कवि अपने घर चली जाती है। आज तो तुम बहुत थकी हुई लग रही हो गौरी। कालू, वो छोड़ो, तुम्हें पता है आज किसान के बेटे ने मुझे क्या कहा? गौरी कालू कवि को सारी बात बताती है। कितनी गलत बात है, ऐसे किसी के रंग पर बात करना बहुत गलत है। अच्छा छोड़ो कालू जी, मुझे भूख लगी है,
आओ भोजन करें। अगली सुबह फिर से गौरी कवि किसान के घर पहुंच जाती है। सुनिए जी, मुझे मेरी सहेली बता रही थी बस्ती में कोई चोर डाकू घुस आए हैं। अपने वो राजू का बेटा कल से गायब है। तुम हमारे मुन्ने को कुछ दिन बाहर मत जाने देना, मैंने भी सुना है। ठीक है जी। किसान अपने खेत में चला जाता है और किसान की पत्नी गौरी कवि के पास आती है। कवि, तुम काम करो, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। ठीक है मालकिन जी। किसान की पत्नी चली जाती है। किसान का बेटा घर से बाहर जाने लगता है। रुक जाओ बेटा, बाहर मत जाओ। काली कवि, तू मुझे रोकेगी? चल पीछे हट। तुम्हारी मम्मा बता रही थी कि बस्ती में कोई चोर डाकू घुस आए हैं जो बच्चों को अगवा कर रहे हैं। तुम अभी बाहर मत जाओ। अब तुम मुझे बताओगी मुझे बाहर जाना चाहिए या नहीं? किसान का बेटा गौरी कवि की एक नहीं सुनता और घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। दोपहर के बाद किसान की पत्नी घर वापस आ जाती है। कवि, मेरा बेटा कहाँ गया? किसान की पत्नी जी, वो कह रहा था मैं खेलने जा रहा हूँ। मैंने उसे रोका था लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। ये लड़का बिना किसी की नहीं सुनता, हमेशा अपनी मर्जी करता है। अच्छा कवि, तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम जाओ। गौरी कवि अपने घर जा रही थी कि रास्ते में उसे रानो चिड़िया और लूसी मिलती हैं। रानो और लूसी, तुम दोनों को पता है इंसानों की बस्ती में बच्चों को अगवा करने वाले दुष्ट इंसान घुस आए हैं। ऊपर वाला हर बच्चे की रक्षा करे। अगली सुबह जब गौरी कवि किसान के घर जाते हैं तो किसान की पत्नी रो रही थी और किसान भी बैठा रोए जा रहा था। क्या हुआ है मालकिन, आप रो क्यों रही हैं? कवि, मेरा बेटा कल से गायब है, लगता है उसे भी अगवा कर लिया है। मेरा बच्चा ना जाने किस हाल में होगा। सुनिए जी, आप कुछ करें, मैं जंगल से अपने दोस्तों को बुला कर लाती हूँ, हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। गौरी कवि जाती है और तोते, रानो, कबूतर और लूसी को लेकर इंसानों की बस्ती की तरफ आ जाती है। वो सब आ रहे थे कि उन्हें गुफा की तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। दोस्तों, उस गुफा से किसी इंसानी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। रानो, जरूर वो किसान का बेटा ही होगा। ऐसे हमें अकेले नहीं जाना चाहिए, हमें किसान को भी अपने साथ ले लेना चाहिए। फिर सब पक्षी किसान के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। किसान अपनी बंदूक उठाता है और पक्षियों के साथ गुफा की तरफ जाता है। सब मिलकर गुफा के दरवाजे पर बड़ा बड़ा पत्थर उठाते हैं। अंदर किसान का बेटा था और राजू का बेटा भी वहीं बेहोश पड़ा था। पापा, आप आ गए। पापा, वो गंदे डाकू कह रहे थे कि वो कल हमें दूसरे शहर ले जाएंगे। शुक्र है पापा, आप आ गए। बेटा, अगर धन्यवाद करना है तो कवि और इसके दोस्तों का करो, इसी ने तुम्हारी जान बचाई है। कवि आंटी, मुझे माफ कर दे, उस दिन मैंने आपके रंग का बहुत मजाक उड़ाया था और आप सबका बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। मेरे बेटे ने उन डाकुओं का हुलिया देख लिया है और मैंने पुलिस को रिपोर्ट भी करवा दी है। जल्द पुलिस उन डाकुओं को पकड़ लेगी। फिर किसान अपने बेटे को लेकर अपने घर चला जाता है और सभी पक्षी जंगल वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।